हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। देखिए, इस समय हम एक्सरसाइज आपको करा रहे हैं। जीव और समष्टि की एक्सरसाइज चल रही है और इसमें हमने 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बताए थे और उसका जो है PDF वगैरह, एक्सरसाइज का PDF वगैरह भी हमने भेज दिया है। अब 9th के आगे का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो हम भेज रहे हैं आपको। PDF इसका पहले जा चुका है, वीडियो देखिए इसका है। अब देखिए इसमें 9th के आगे का क्वेश्चन क्या है, पहले देखो क्वेश्चन समझ लो क्या है। निम्नलिखित के बीच अंतर बताना है। वह करा मरुस्थलीय पादपों और प्राणियों का अनुकूलन। हमने बताया था आपको कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, उन दोनों में जो है अंतर होता है। पहला जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, उनके जो तने होते हैं, तना जो होता है वह कांटों में रूपांतरित हो जाता है। उनकी जो जड़ें होती हैं वह पानी की तलाश में काफ़ी लंबी होती है और इसके साथ साथ उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वह धसे हुए होते हैं, जिससे जल की हानि क्या होती, कम से कम होती है। तो ये आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि मतलब जो मरुस्थलीय स्थानों पे पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में उसकी जड़ें लंबी होती जाती है। तना जो है कांटों में रूपांतरित हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं और इसके साथ साथ स्टोमेटा जो होता है, रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं और पत्तियां छोटी होती हैं, रंध्र धसे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इससे जो होता है जल की हानि क्या होती है, कम से कम। ये जो है मरुस्थलीय पौधों का स्वभाव होता है कि इन सब परिवर्तन उनके अंदर क्या होते दिखाई देते हैं। उसी तरह जो होते हैं जो मरुस्थलीय प्राणी होते हैं वे भी उसी प्रकार होते हैं, उनमें जो है परिवर्तन होता है। जैसे आप जानते हैं जो ऊँट जो है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके पैर जो है गद्देदार होते हैं, जिससे वह रेगिस्तान में आसानी से चल सके। और ऊँट के अंदर टूबर पाया जाता है, जिसमें वह कम से कम जो है 15 से 20 दिन तक बिना पानी पिए वह रह सकता है। वह उसका स्वभाव होता है। उसी तरह जो होते हैं वहाँ पे जो पाए जाते हैं जो मरुस्थलीय चूहे वगैरह होते हैं, वह अपने आप को दिन के समय जो होते हैं वो बालू वगैरह में जो है बिल वगैरह बना करके उसी में रहते हैं और जैसे ही रात होती है, रात के समय वो बाहर निकलते हैं, अपना शिकार करते हैं। तो इस तरह जो होता है उनका जो है मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं का स्वभाव होता है। ठीक है। अब आगे जो है अगला क्या है, दूसरा आपका है जल की कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन। मतलब जल की कमी वही, मतलब जब होता है पौधों में अगर जल की कमी होती है तो वह पौधे जो होते हैं वो मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं, मरुस्थलीय जैसा जीवन व्यतीत करते हैं या उनमें उस तरह के अनुकूलन क्या होते हैं पाए जाते हैं, जो अभी हमने आपको बताया है। इसके बाद आता है कि प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन। तो व्यवहारिक अनुकूलन जो होता है, जैसे हमने बताया था आपको, शीत निष्क्रियता है, ग्रीष्म निष्क्रियता है। ये जो होते हैं व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं जो जंतुओं के अंदर क्या होते हैं पाए जाते हैं। और इसी के द्वारा जंतु जो होते हैं वह हाइबरनेशन पीरियड में या विंटर स्लीप में या समर स्लीप में कुछ समय के लिए चले जाते हैं और इसी को जो होता है जंतुओं का व्यवहारिक जो होता है क्या होता है, अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद आता है पादपों के लिए प्रकाश का महत्व क्या होता है। ये हमने आपको बताया था कि पौधों के लिए प्रकाश क्या माने होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। तो पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगर प्रकाश उपस्थित न हो तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया था दीप्तिकालिता एक शब्द बताया था, फोटो पीरियड बताया था। तो फोटो पीरियड जो होता है हमने आपको बताया किसी पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए एक निश्चित समय तक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। जो निश्चित समय तक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है उसी को हम दीप्तिकालिता कहते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज आता है, टर्म आता है, वो आता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड या जो होते हैं पहले उसको है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता दीप्तिकालिता का मतलब होता है किसी पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए
पुष्पन की क्रिया के लिए एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो किसी पौधों में पुष्पन की क्रिया मतलब पुष्पन फ्लावर बनने की क्रिया, पुष्पन की क्रिया के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। पुष्पन की क्रिया के लिए निश्चित मात्रा में क्रिया के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो निश्चित मात्रा में जब प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या करते हैं, दिन की कालिका करते हैं और यह प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है, आवश्यकता होती है। ये मतलब एक चीज होती है। तो ये होता है प्रकाश होता है, कहने का होता है पौधों में प्रकाश की क्यों आवश्यक होता है। तो पहली चीज है पौधों में प्रकाश की आवश्यकता इसलिए होती है बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, भोजन का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधों में पुष्प का निर्माण नहीं हो सकता है। तो पुष्पन की क्रिया के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम दीर्घकालिका कहते हैं। ये प्रकाश के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, तापमान और जल की कमी का प्रभाव था प्राणियों का अनुकूलन क्या होता है। यह तो तापमान की कमी कर रहा है और जल की कमी। देखिए तापमान की अगर कमी होती है, जल की कमी होगी तो पौधों की और जंतुओं की जो जैविक क्रियाएं होती वह प्रभावित होती हैं। और हमने आपको बताया था कि एक जो होता है पौधे जो होते हैं उनके लिए 0 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो होता है वह उसकी आवश्यकता होती है। और इस तापमान के नीचे या इस तापमान के ऊपर जब जाते हैं तो उनकी जैविक क्रियाएं क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए जो है प्रत्येक पौधे के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और वह उसी तापमान में क्या करते हैं, अपने आप को जो है सर्वाइव करते हैं या अपने आप को उसमें अनुकूलन की क्रिया करते हैं। इसके बाद जो आता है कि अजैविक पर्यावरणीय कारकों की सूची बनाई। अजैविक पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, जिसमें कार्बनिक होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वायु है, जल है, मृदा है, ये जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ या अजैविक कारक होते हैं। और इसी अजैविक कारक के ऊपर क्या करते हैं, वह जितने भी जीवधारी होते हैं वह निर्भर करते हैं। तो ये अजैविक कारक कहलाता है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या है, जैसे हेलियोफाइट्स है, तो हेलियोफाइट्स का उदाहरण जो होता है सूर्यमुखी होता है। इसके बाद होता है छायोफाइट्स, मतलब छायोद्भिद है, तो छायोद्भिद का पौधा जो होता है वो फ्यूलेरिया का पौधा होता है। इसमें फ्यूलेरिया जो है आप सही कर लेंगे। इसके बाद दूसरा आता है कि सजीव प्रोजेक्ट देखिए क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, सजीव प्रोजेक्ट, सजीव प्रोजेक्ट या ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। और हमने आपको बताया था कि सजीव प्रोजेक्ट जो होता है वह होता है राइजोफोरा के पौधे में पाया जाता है, राइजोफोरा के पौधे में पाया जाता है। ये मैंग्रोव प्लांट होता है और इसकी खासियत होती है कि इस पौधे में जो है बीजों का अंकुरण जो होता है वह मात्र पौधे पे जब जो है पौधा लगा रहता है तभी होता है। मतलब कि सजीव प्रोजेक्ट या पहली वह अवस्था कहलाती है जिसमें बीजों का अंकुरण पेड़ पे लगे पौधे पे ही हो जाता है। और जब अंकुरण की क्रिया हो जाती है तब वह फल जो है फट जाता है और इसके बाद जमीन में गिर जाता है। इसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होता है, बाकी की जो प्रक्रिया होती है वह जो होती है मिट्टी में होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, या राइजोफोरा का जो पौधा होता है या मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं वह विविपेरिस को करते हैं। और इसमें यह चीज जो पाई जाती है विविपेरिस जो होता है कि इसमें जो बीजों का अंकुरण होता है वह जब पौधा पेड़ पे लगा रहता है तभी बीजों में अंकुरण की क्रिया हो जाती है। और जब बीजों में अंकुरण की क्रिया हो जाती है तब जो होता है फल फट जाते हैं और इसके बाद वह जमीन में गिर जाता है और इसके बाद बाकी जो जैविक प्रोसेस होता है वह उनका काम होता है। ठीक है, ये मतलब जो होते हैं सजीव प्रोजेक्ट के रूप में कहलाते हैं। आगे जो होता है कि आपका जो होता है एंडोथर्मिक और इसके बाद एक्टोथर्मिक। ये हमने पीछे आपको बताया था कि एक्टोथर्मिक क्या होता है, आंतरोष में क्या होता है और बाह्योष में क्या होता है। तो आंतरोष में जो होते हैं जो हम समतापी प्राणी होते हैं वे आंतरोष कहलाते हैं और जो असमतापी प्राणी होते हैं वह बाह्योष कहलाते हैं।
तो इसमें हमने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था कि ये तो जितने भी बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वह जो होते हैं एंडोथर्मिक कहलाते हैं, और जितने जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वह सब जो होते हैं एक्टोथर्मल कहलाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद निकलस देखिए क्या होता है, ये सब होता है जिसको हम कहते हैं बेल्फिक या इसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है निकलस। ये निकलस मतलब होता है कि ये जो होते हैं कि जो समुद्र होता है, समुद्र की तली पे पाए जाने वाले जीव होते हैं। इसका जो होता है अधिकांशतः जो जंतु प्लवक होते हैं या जीवाणु होते हैं, तो ये सब जो होते हैं क्या कहलाते हैं, निकलस प्राणी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए समष्टि और समुदाय में क्या अंतर होता है। यह तो समष्टि जो क्या होता है कि किसी कोई खास क्षेत्र है, कोई एरिया है, उस एरिया में एक ही जाति के मतलब एक ही जो जीव होता है, उस एक ही जीव की जातियों का जो समूह होता है या जातियों के व्यष्टियों का जो समूह होता है, उसे हम क्या करते हैं, समुदाय का मतलब समष्टि करते हैं। मतलब अलग किसी कोई खास समय में और क्षेत्र में किसी जो होता है जातियों के व्यष्टियों के समूह को जो होता है समष्टि कहलाता है। या दूसरे में समझे कि व्यष्टियों जो व्यष्टि होता है, उस व्यष्टियों के समूह को हम क्या कहेंगे, समष्टि कहते हैं, जिसमें वह आपस में क्या करते हैं, अंतः प्रजनन की क्रिया करते हैं और रहते हैं, निवास करते हैं। तो वही कहा गया कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यष्टियों के समूह को हम क्या करते हैं, समष्टि करते हैं। और समष्टियों का जो होता है, जो कोई विशिष्ट आवास स्थल होता है, उस विशिष्ट आवास स्थल में जो समष्टियाँ पाई जाती हैं, उन समष्टियों का जो होता है समूह जो होता है वह समुदाय कहलाता है। तो समुदाय और समष्टि में अंतर होता है। तो आप समझेंगे कि समष्टि का मतलब होता है कि किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जातियों के व्यष्टियों के समूह को हम क्या करते हैं, समष्टि करते हैं। या दूसरे में समझा जाए कि व्यष्टि जो होते हैं, व्यष्टि वाले होता है सब व्यक्ति होता है, तो व्यष्टियों के समूह को मतलब व्यष्टि क्या होते हैं, एक ही जीव होता है, एक जीव होता है। तो व्यष्टियों के समूह को हम जो है समष्टि करते हैं। और ये समष्टियाँ जो होती हैं वह आपस में जनन की क्रिया करती हैं, वृद्धि करती हैं और प्रजनन की क्रिया करती हैं, अंतः प्रजनन की क्रिया होती है। और समुदाय जो होता है वह समष्टियों का समूह होता है। और जब कई समष्टियाँ आपस में मिलती हैं तो एक कम्युनिटी, एक समाज, एक समूह का निर्माण करती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है इसके अंदर है कह रहा है निम्नलिखित परिभाषा कीजिए। तो निम्नलिखित की परिभाषा में देखिए क्या क्या आता है। पहला आता है सामूहिकता, कॉमन सेलिंग। तो इसमें हमने बताया था कि यह जो है ऐसा पारस्परिक समूह होता है जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। यह सहभोजिता का उदाहरण होता है, सहभोजिता कहलाता है। तो सहभोजिता जो होता है कि कहने का मतलब होता है जैसे आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा होता है, तो आम के पेड़ पे जो आर्किड का पौधा होता है उसमें आर्किड को तो लाभ होता है, लेकिन आम के पेड़ को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। तो सहभोजिता का मतलब होता है इसमें जो यह एक ऐसा मतलब पारस्परिक संबंध होता है जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है दूसरा आता है कि ये जो कॉमन सेलिंग होता है सहभोजिता, सहभोजिता, ठीक है। और दूसरा आता है परजीविता, परजीविता, पैरासिटिक। ये परजीविता में क्या होता है कि इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को क्या होती है, हानि। पैरासिटिक जो होता है इसमें जो होता है एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या होती है, हानि होती है। इसको हम पैरासिटिक कहते हैं। और यह जो होता है जैसे यकृत कृमि है, तो यकृत कृमि जो होता है वह यकृत में पाया जाता है, जिसमें जो होता है कि यकृत को वह नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस कृमि को क्या होता है, लाभ होता है। तो परजीविता का मतलब होता है कि वह पारस्परिक संबंध जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को क्या हो, हानि, उसे हम परजीविता कहते हैं।
इसके बाद अगला आता है, देखिए इसमें दिया होगा छद्मावरण, यह एक नया टर्म है छद्मावरण, या कैमोफ्लेज, ये जो होता है इसको आप याद कर लेंगे, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज CAMOU, देखिए ये क्या होता है कि इसमें जो जीव होता है, जंतु होता है, वो अपने शत्रु से बचने के लिए वह अपने शरीर का रंग क्या करता है, बदल देता है या रंग परिवर्तित कर देता है। तो कहना कि जंतुओं के अंदर, कुछ जंतुओं के अंदर यह एक विशेष गुण पाया जाता है कि वह अपने शत्रु से बचने के लिए वह अपने रंग का क्या करते हैं, बदल देते हैं, अपना रंग परिवर्तन कर लेते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, छद्मावरण कहलाते हैं। और इसमें जो होता है कुछ कीट होते हैं और मेढक होते हैं, वह जो होते हैं जातियाँ होती हैं जो ऐसा करती हैं। इसके बाद आता है सहोकायिता म्यूचुअलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म होता है कि जो दो जातियों के बीच ये पारस्परिक संबंध होता है और इसमें दोनों जातियों को क्या होता है, परस्पर लाभ होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, तो राइजोबियम क्या करता है कि उसमें जो होता है कि जो है दलहनी पौधे को भी लाभ होता है और राइजोबियम को भी लाभ होता है। तो ये जो कहलाएगा सहोकायिता का मतलब, सहोकायिता का मतलब होता है इसमें दोनों जातियों को क्या होता है, परस्पर लाभ होता है। इसके बाद होता है अंतर जातीय स्पर्धा होती है। यह तो अंतर जातीय स्पर्धा तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं अंतर जातीय स्पर्धा का मतलब होता है कि इसमें जो जीव जंतु होते हैं, जो जातियां होती हैं, उनमें आपस में क्या होता है, संघर्ष होता है। यह तो उसमें आपस में संघर्ष किसलिए होता है, भोजन पानी और आवास को लेकर। तो प्रत्येक जातियों में भोजन पानी और आवास को लेकर के संघर्ष होता है और उस संघर्ष में जो जातियां सफल होती हैं वही क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं, वही जीवित रहती हैं। बाकी जातियां धीरे धीरे क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद जो आगे हमने आपको बताया था, एक आया था लॉजिस्टिक मॉडल था, संभार मतलब वृद्धि। तो संभार वृद्धि में होता है, अगला जो क्वेश्चन आता है वह जो आता है संभार वृद्धि मॉडल, संभार वृद्धि मॉडल। यह एक मॉडल है, यह संभार वृद्धि मॉडल। अब देखिए इस मॉडल में क्या होता है, हमने आपको दो मॉडल बताया था, एक एक्सपोनेंशियल मॉडल, दूसरा होता है संभार वृद्धि मॉडल। जब जो होता है संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, संसाधन की जब कमी होती है तो उसमें जो वृद्धि होती है, पहले जो है धीमी गति से होती है, फिर वृद्धि करती है और एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है और इसके बाद अंत में ऐसी मतलब जो स्थिर अवस्था में वह वृद्धि क्या होती है, हो जाती है। तो उस अवस्था को संभार वृद्धि मॉडल कहते हैं। तो संभार वृद्धि मॉडल में जो होता है, एक लैग फेज आता है, दूसरा लॉग फेज आता है, तीसरा जो होता है ऑप्टिमम फेज होता है और इसके बाद स्टेशनरी फेज कहलाता है। तो संभार वृद्धि मॉडल का मतलब होता है कि प्रकृति में जो समष्टियाँ पाई जाती हैं, उन समष्टियों में जब संसाधन क्या होते हैं कि इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि सबको जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो संभार वृद्धि मॉडल केवल आप ये समझिए कि जब संसाधन क्या हो, सीमित हो, जब संसाधन सीमित होगा तो जातियों के बीच में स्पर्धा अधिक होगी और जब स्पर्धा अधिक होगी, जो है संघर्ष अधिक होगा, तो जातियों के बीच में भोजन पानी और आवास को लेकर के क्या होगा, संघर्ष होगा। और उस संघर्ष में जो आपने पढ़ा है कि डार्विन ने कहा था जीवन ही संघर्ष है, उस संघर्ष में जो जातियां सफल होती हैं, सर्वाइव करती हैं, वही आगे बढ़ती हैं और बाकी जो जातियां सफल नहीं होती हैं वह क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो संभार वृद्धि मॉडल जो होता है, एक मॉडल बनाया गया था, ऐसे होता है एक मॉडल था जिसमें जो है इस तरह जो था आपने देखा था कि ऐसे जो ये मॉडल जो थे वो बने थे और इस तरह होता है वह मॉडल था, यहाँ पे इस तरह का जो मॉडल बनाया गया था। तो ये जो था लाभ में था, यह जो था स्पेशल डिस्टेंस थी और यह एरिया थी। तो एरिया के बीच में ये एरिया है और यह स्पेशल रिचनेस था, स्पेशल रिचनेस
इसके बीच में बनाया गया था। यह जो था लैब फेज था, ये लाभ फेज था, ये ऑप्टिमम फेज है और यह स्टेशनरी फेज था। तो इस तरह जो होता है वह आपका बनाया गया था। इस तरह जो एक आगे खींचा गया था, ये जो था उसी को क्या करते हैं कि जो होता है कि संभार वृद्धि मॉडल कहलाता है। तो इसमें केवल आपको ये समझना है संभार वृद्धि मॉडल में कि जब संसाधन क्या थे, सीमित मात्रा में नहीं थे, असीमित थे, अपर्याप्त थे। जब संसाधन अपर्याप्त होगा तो जातियों के बीच में, समष्टियों के बीच में स्पर्धा अधिक होगी और जब स्पर्धा अधिक होगी तो उसमें जो सफल होगा वही आगे बढ़ता रहेगा और जो असफल हो जाएगा उसकी जो होती है वृद्धि नहीं हो पाएगी, उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और स्पर्धा किसके लिए होती है? भोजन, पानी और आवास को लेकर के होता है। इसमें यही कहा गया कि पहले जो है जातियों की वृद्धि होती है वो धीमी गति होती है, इसके बाद वो तेजी से एक उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है, इसके बाद धीरे धीरे उसकी वृद्धि क्या होती है वह स्थिर अवस्था में आ जाती है, स्टेबल अवस्था में आ जाती है। उसी को हम संभार वृद्धि मॉडल कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला था जिसमें dr/dt था, यहाँ पे जो है dr/dt और इसके बाद बराबर k माइनस इसका फार्मूला था k मतलब जो है आर्यन अपान ये जो था यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे dr/dt बराबर आर्यन ब्रैकेट में k माइनस यन अपान के ये उसके फार्मूला था और इसी के आधार पर संभार वृद्धि मॉडल क्या है निकाला गया था। इसके बाद इस लेसन का अंतिम जो क्वेश्चन है वो आता है कि निम्नलिखित कथनों में परजीविता का कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वह उसका आंसर है एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को प्रभावित नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि समष्टि में कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। देखिए समष्टि में क्या होता है कि 3 महत्वपूर्ण विशेषता होता है कि समष्टियाँ क्या करती हैं, समष्टियों का जन्म दर होता है, उसकी मृत्यु दर होती है, आप्रवासन होता है, उत्प्रवासन होता है। ये समष्टियों के क्या होते हैं लक्षण होते हैं। ठीक है। और ये हमने सब लिखाया है कापी में नोटबुक में, तो उसको आप पढ़ेंगे कि जो समष्टि होती है, समष्टि की जन्म दर होती है, समष्टि की मृत्यु दर होती है और आप्रवासन की क्रिया होती है, उत्प्रवासन की क्रिया होती है। ये सब जो होती है समष्टियों के अंदर पाया जाता है और यही समष्टियों की विशेषताएं होती हैं और ये चीज़ें जो होती हैं व्यष्टियों के अंदर नहीं पाई जाती। तो व्यष्टि जो होता है, जो व्यष्टि होता है वह जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, जबकि व्यष्टियों के अंदर जन्म दर नहीं पाई जाती है, मृत्यु दर नहीं पाई जाती है, आप्रवासन की क्रिया नहीं होती है, उत्प्रवासन की क्रिया नहीं होती है। ये सब घटनाएं जो होती हैं व्यष्टि के अंदर नहीं पाया जाता है, समष्टि के अंदर पाया जाता है। ठीक है। इस चैप्टर में यहीं तक एक्सरसाइज थी और इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे, अलग से कॉपी पे बना लेंगे, लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।